Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. तो आज हम सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन MSOE 001 का ब्लॉक 1 यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लस मैं एक और बात करना चाहती हूँ, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक्स डाल दे रही हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है एंड बच्चे वीडियोज़ के PDF भी ले रहे हैं एंड और जितनी जल्दी हो सके आप अपने फेलो मेट्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे एंड उन बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी जिन बच्चों को पता नहीं है और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन वीडियोस की। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो UPSC एस्पायरेंट्स हैं, आप प्लीज़ ये वीडियोस देखिए। इग्नू कंटेंट बहुत हेल्प करने वाला है आपकी आंसर राइटिंग में, और आपके सभी टॉपिक्स जो हैं, ये इग्नू कंटेंट की जो सीरीज है मैंने इसलिए भी बनाई है ताकि आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो डीपली कवर हो पाए। प्लस अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर राइटिंग्स भी करवाऊं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ऑप्शन लेकर आने वाली हूँ जहाँ पे मैं एंड में जो है वो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन पोस्ट करूँगी। अगर आप चाहते हो तो मैं अभी भी अगर आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या क्या किस तरीके के आपको आंसर राइटिंग सेशन करने हैं या कौन से शेड्यूल पे आप सभी कंफर्टेबल हो। अगर आप चाहते हो कि संडे टू संडे हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो वो भी जो है वो पॉसिबल हो सकता है। आप जितने भी बच्चे हैं आप प्लीज़ आप अपने फेलो मेट्स के साथ शेयर का एंड आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. तो आज हम सोशोलॉजी का MSOE 001 का ब्लॉक 1 यूनिट 1 को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर सोशल रोल इन आइडियल स्टेट। तो इसमें हुआ क्या था कि पहले ज़माने में क्या था कि एजुकेशन को ट्रीट किया जाता था एक ऐसे प्रोसेस की तरह जिसमें चिल्ड्रन को क्या सिखाना है, आपने मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, जो कि उसके लिए एसेंशियल था, बच्चे के लिए एसेंशियल है फॉर हार्मोनियस एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि सोक्रेट्स और प्लेटो, अगर आप जानते होगे, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो या बेसिक आपका क्लियर है या आपने UG में पढ़ा है सोशियोलॉजी या 12th में पढ़ा है, तो उसमें सोक्रेट्स और प्लेटो फिलोसोफर हैं दो, मैं आपको बता दूं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो सोक्रेट्स एंड प्लेटो का कहना था कि ये एक मोरालिटी ही है जो कि इंश्योर करवाती है इंसान की हैप्पीनेस को और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ को, ठीक है, कि आपको आपकी जो लाइफ में हैप्पीनेस है या आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने वाली एक ही चीज़ है, वो है मोरालिटी। अगर आपने लाइफ में मोरालिटी है तो आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ में आपका रहेगा, ठीक है। फिर उसमें उनका ये भी कहना था कि जो मॉरल एग्जिस्टेंस है वो ड्राइव की गई है एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग पर, और जो वर्च्यूज, जो कि एक वर्च्यू है किसका, ह्यूमन नेचर का, जैसे कि हम एक सच्चाई को हम मानते हैं, ठीक है। उसके कहने का मतलब ये था कि मॉरल एग्जिस्टेंस उतनी ही ज़रूरत है जितना एक इंसान की लाइफ में एक सच की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि कल्टीवेशन ऑफ फिलोसफिकल रीज़न भी बहुत ज़रूरी है अगर इंसान को एक गुड लाइफ चाहिए। प्लेटो का ये भी कहना था कि अगर इंसान के पास सोर्स ऑफ इंटेलिजिबिलिटी है, नेचर है, ठीक है, और हर एक चीज़ है, वो एक सुप्रीम की फॉर्म पे है, ठीक है। उसके कहने का मतलब वो ना, प्लेटो जो था ना वो बहुत ज़्यादा कन्विंस था, ठीक है। वो कहता है कि एजुकेशन एज अ मॉरल वैल्यू एक इंसान की लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे एक शरीर में एक आत्मा की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये उसकी लाइंस थी। और उसके लिए क्यों था, क्योंकि वो समझता था कि जैसे एक बॉडी में सोल एक सुप्रीम फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसी तरह एजुकेशन एज अ मॉरल वैल्यू जो है वो एक इंसान की लाइफ में एग्जिस्ट करता है। और ये चीज़ कहीं बाहर से नहीं है। उसका कहने का मतलब था कि जो हम एजुकेशन लेते हैं वो सब कुछ हमारे इनेट है, वो बाहर से नहीं है, ठीक है।
तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एक अगर टीचर का टास्क देखा जाए तो उसका टास्क यही है कि बच्चों को रिमाइंड करवाना, रिकलेक्ट करवाना कि वो मतलब इनेटली उसने क्या सीखा है, किस चीज़ से वो अवेयर है। ठीक है। प्लेटो ने एक रिपब्लिक बुक लिखी और उसमें उसने सोसाइटी को डिवाइड किया, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें एक इंटेलेक्चुअल रूलर्स और फिलोसफिकल किंग्स होंगे और दूसरी कैटेगरी में था ऑक्सिलरीज एंड मिलिट्री डिफेंडर्स होंगे, वर्कर्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि वो देख रहा था सोसाइटी को कि सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है। इनके कल्चर, हाँ, कल्चर को लेकर वो बहुत ज़्यादा वो था कि उसका प्रोटेक्टिव एटीट्यूड था अपने कल्चरल एजुकेशन को लेकर। ठीक है। एंड उसके बाद प्लेटो का ये भी बिलीव था कि जितनी भी नॉलेज होगी वो इंसान के अंदरूनी आती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन एज कल्टिवेशन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। तो पहले तो अगर इनेट की बात की जाए एजुकेशन एज अ रोल, सोशल रोल की तरह, तो तब वहाँ पे प्लेटो था। तो अब एज अ रीजनिंग एबिलिटी की किसने बात की है एजुकेशन को लेकर? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने ये बोला था कि नॉलेज जो है ना वो डिराइव की जाती है एक सेंस परसेप्शन से। ठीक है। हमारे जैसे 5 सेंसेस हैं, तो 5 सेंसेस में हम क्या क्या फील करते हैं सोसाइटी को लेकर, हम कैसा, अगर हम देखते हैं एक सोसाइटी को किस नज़रिए से देखते हैं, तो वो चीज़ उसने बताई कि और हम एक सोसाइटी को देख के हम क्या रीजनिंग करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इस चीज़ पे उसने ज़्यादा फोकस किया था और उसने ये चीज़ बोली कि अगर एक एजुकेशन को हम एज अ कल्टिवेशन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी ले सकते हैं जब रीजनिंग क्या हो, इंडक्टिव रीजनिंग हो। ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी एक ये इंडक्टिव रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करते हो और उससे एक जनरल कंक्लूजन निकालते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग में हुआ क्या था कि जैसे समझ लो एक बच्चा है, तो बच्चे ने क्या देखा, एक फ्लावर बर्ड देखा, ठीक है, कि जिसमें अब पंखुड़ी देखी, ठीक है, फ्लावर की पंखुड़ी देखी और उसके बाद उसको पता चला कि ये थोड़े दिन के बाद इसमें से फ्लावर निकलेगा। तो एक बच्चे का इसने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन की, एक पर्टिकुलर पंखुड़ी को देखा उसने, ऑब्जर्वेशन की, एंड उसके बाद उसने क्या देखा कि ये जो है एक कुछ दिन के बाद जो है वो फ्लावर बन जाएगा, एक उसने कंक्लूजन दिया। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसी की ही उसने बात की थी। ठीक है। और इसमें उसने ये फोकस किया था कि जैसे प्लेटो कह रहा था कि ये इनेट है, विद इन द, जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो विद इन द इंडिविजुअल लाई करती है, बट उसको कंट्रास्ट में, ठीक है, उसके क्रिटिसिज्म में एरिस्टोटल बोलता है कि भाई इनेट एग्जिस्ट नहीं करती है, वो इनेट के साथ साथ वो एक्सटर्नल भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। लेकिन प्लेटो की तरह एरिस्टोटल का भी यही मानना था कि जो कंट्रोल ऑफ एजुकेशन है वो लाई करता है विद इन द स्टेट। ठीक है। फिर उसका उनका ये भी मानना था कि जो एजुकेशन है उसका मेन एम होना चाहिए कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड वर्च्यूज। ठीक है। और जो चिल्ड्रन होंगे उनको क्या करना चाहिए, जो एक्वायर जो उनके ट्रेड्स चलते आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। फिर उसने क्या किया, एक मॉडल तैयार किया जिसमें क्या था, उसने ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें क्या था कि 0 से 7 ईयर्स के जो बच्चे होंगे वो कहता था कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें 7 साल के बच्चे तक एक उनको फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए प्लस करेक्टर बिल्डिंग। ठीक है। लेकिन जब बच्चा 7 से 21 साल का हो जाता है तब उसको जिम्नास्टिक, रीडिंग, ड्राइंग, म्यूजिक वगैरह सिखाना चाहिए। ठीक है। हर एक प्रॉपर एक लिबरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। और सारी एजुकेशन जो है वो एक स्टेट जो कंट्रोल के अंडर होनी चाहिए। तो ये कहना था किसका, एरिस्टोटल का। लेकिन एरिस्टोटल ने कहीं पर भी वुमेन एजुकेशन के बारे में बात नहीं की। उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि वुमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। उसने वुमेन के हायर एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बोला। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एजुकेशन एज लर्निंग व्हाट चिल्ड्रन वांट टू नो।
अब इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें क्या था कि एजुकेशन जो थी ना वो commonly understood as confined to information essential for an individual to live intelligently as useful member of society. ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ कि हॉल्ट ने ये बोला कि एक ऐसा सिस्टम, उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे ये सिस्टम ही नहीं पसंद। जैसे हम बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं कि यार हमें ये एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं। अगर हमें कुछ एजुकेशन सिस्टम की कुछ चीज़ें पसंद है, हम ये बोलते हैं कि हमें ये कुछ एजुकेशन सिस्टम जो है वो पसंद नहीं है। तो उसी तरह हॉल्ट एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने अटैक किया। उसने बोला कि ये एक तरह की जैसे कंपल्सरी है ना और कम्पिटिटिव टाइप की एजुकेशन मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला कि इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिस्टम सिर्फ या तो तुम्हें रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा या तो पनिशमेंट प्रोवाइड करेगा, दो ही चीज़ें हैं। और जब आप इस तरीके का सिस्टम को कैरी करोगे तो उससे आपके सिर्फ प्रोड्यूसर्स निकलेंगे या कंज्यूमर्स निकलेंगे या स्पेक्टेटर्स निकलेंगे, ठीक है, या फैंस निकलेंगे या ग्रीड निकलेंगे या फियर निकलेगा। ठीक है, और ये एक डीप फाउंडेशन बनेगा किसके लिए, एक मॉडर्न स्लेव स्टेट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार हॉल्ट ने ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि यार ये तो ट्रू एजुकेशन है ही नहीं जो ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि भाई क्यों कंपलसरी सब्जेक्ट्स हम करें। ठीक है, हमें खुद जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये एक कोई हॉल्ट ने बोला कि रियल लर्निंग ये नहीं, ये ट्रू एजुकेशन नहीं है। रियल लर्निंग कौन सी होती है, उसमें ये बोलते हैं कि हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम अगर कुछ लेक्चर दे रहे हैं तो बच्चा इन्फ्लुएंस होना ही होना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना है तो तुम्हें पढ़ना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए जिससे अगला बंदा खुद इन्फ्लुएंस हो जाए और हमें वो जो एक कॉम्पिटिटिव एजुकेशन या कंपलसरी एजुकेशन है उसको रिजेक्ट करना चाहिए, प्लस और अलो करना चाहिए उस पर्सन को कि ताकि वो हमारे व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर सके या रिजेक्ट कर सके। ऐसा हमें एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। और ट्रू एजुकेशन जो है वो दो ही तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं, या तो हम अच्छी चीज़ें करें, डूइंग थिंग्स बाय डूइंग थिंग्स, हम उनको कुछ करके दिखाएं कि हाँ भाई एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, या तो हम लर्न करें चीज़ों को कि हाँ भाई ये प्रोसेस हुआ, उसमें मैंने ये चीज़ सीखी। ठीक है, तो हॉल्ट तो बहुत अच्छा था और कहता, और उसने ये बोला कि जो ट्रू एजुकेशन है वो आप अगर किताबी ऐसे पढ़ोगे तो तब नहीं आती, जब आप एक्सपीरियंस भी करोगे ना उसके बाद ही आपको ट्रू एजुकेशन का पता चलेगा। ओके, देन उसके बाद बात आती है बिल्ट इन वैल्यू इन एजुकेशन। तो इसमें आर.एस. पीटर ने बोला था कि एजुकेशन हैव बिल्ट इन वैल्यू। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है ना वो एक फर्स्ट स्टेप होता है, या एजुकेशन एक फर्स्ट स्टेप है। जब भी आप कोई गोल परस्यू करने वाले हो तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एजुकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहता है, गोल तक नहीं। अगर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो वहाँ पे एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो पीटर का ये मानना था कि समथिंग वर्थवाइल इज बीइंग और हैज बीन इंटेंशनली ट्रांसमिटेड इनटू अ नॉर्मल एक्सेप्टेबल मैनर। ओके, बाय इम्प्लीकेशन अ पर्सन हु हैज अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हैज बीन एसेंशियली ट्रांसफॉर्म्ड फॉर द बेटर। उसने ये बोला कि जो बंदा एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन प्रोसेस से पास होकर गया होगा तो वो बंदा जो है वो आई एम श्योर कि वो बंदा जो है एक फॉर द बेटरमेंट, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्म्ड फॉर द बेटरमेंट वो गया होगा। ठीक है, और उसने ये चीज़ भी बोला कि वो एक्टिविटीज़, ठीक है, जो वैल्यूएबल हैं
वो हमेशा एजुकेशन के लिए वर्थ रहेंगी और पर्सन के लिए भी वर्थ रहेंगी। और पीटर के लिए क्राइटेरिया क्या था एजुकेशन का, उसने 3 क्राइटेरिया बताए। 3 क्राइटेरिया में उसने बोला कि एजुकेशन तब वर्थ होगी जब एक पर्सन जो है अपने सब्जेक्ट्स के टूवर्ड्स कमिटेड होगा, अपने इंटरेस्ट के टूवर्ड्स कमिटेड होगा, ठीक है, तभी जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन कहलाएगा। उसके बाद उसका ये कहना था कि एजुकेशन जो है, ठीक है, वो मस्ट इन्वॉल्व knowledge and understanding and some kind of cognitive perspectives which are not inert. Okay, and then उसने ये बोला कि education at least rule out some procedures of transmission on the ground, they lack willingness and volunteerness. उसने ये बोला कि यार कुछ रूल्स जो है एजुकेशन को लीव करने पड़ेंगे, जो कि देखो ना, जब जैसे बाई चांस अगर कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसमें बच्चे विल ही नहीं है, बच्चे वॉलंटियर ही नहीं कर रहे, ठीक है, विल ही नहीं है उनकी करने की, तो तुम उस पर कंपल्शन या कंपल्सरी करके कर क्या लोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस टाइम पे बंदा नॉलेजेबल तो हो जाएगा बट एजुकेटेड नहीं हो पाएगा। ओके, तो पीटर का ये मानना था। उसके बाद उसका ये कहना था कि पर्सन रियल सेंस में तब एजुकेटेड होगा जब वो अंडरस्टैंड कर पाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट। जब वो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाएगा तभी भी बंदा जो है वो एजुकेटेड हो पाएगा। उसके बाद उसने बोला कि जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, जो एजुकेशन के बाद जो जिस बंदे में अंडरस्टैंडिंग होगी वो उसका आउटलुक ही चेंज कर देगी, ठीक है, उसका आउटलुक ही जो है वो बदल देगी। एंड उसके बाद उसने ये चीज़ बोली कि अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन में भी said to be knowledgeable but not educated till a specialization influence। मैंने वही चीज़ बोली कि पीटर का भी यही कहना है कि एजुकेटेड पर्सन वही होगा, ठीक है, जो अपने गोल के टूवर्ड्स कमिटेड होगा, ठीक है। एंड उसका एक और चीज़ था, उसका ये मानना था कि एजुकेशन इज़ फॉर होल मैन। ओके, फिर उसके नज़र में एजुकेटेड पर्सन कौन था, जो कि एक इशू को एक फ्रेमवर्क ऑफ रियलिटी में उतारे, ठीक है, अपने इंटरेस्ट की तरफ कमिटेड रहे और सारे ऑल थॉट्स और फॉर्म में वो अवेयर हो, ठीक है। तो ये कहना था पीटर का। एंड आफ्टर दैट पीटर के बाद हम बात करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। हाँ, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसमें तो मतलब बहुत ही मज़ेदार था। इसमें ये है कि उन्होंने एजुकेशन, इन्होंने बताया है कि जैसे आप लिटरेसी, मैंने बताया ना कि एजुकेशन एंड लिटरेसी, जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो एजुकेशन और लिटरेसी में कैसे कैसे ट्रैवल होती गई वो सब अब इसमें पता चलेगा पर्सपेक्टिव्स के थ्रू। ओके, तो इसमें उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस, और इसमें क्या था कि जो ग्रीस था ना वो एपिक सेंटर था किसका, वेस्टर्न कल्चर का, ठीक है। और इसमें मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, पोइट्री वगैरह बड़े होते थे, ड्रामाज होते थे, ठीक है, लोगों के स्ट्रगल्स बताते थे कि कैसे जीना है, ठीक है, कैसे वो जी रहे थे, कैसे वो जीना है, और क्या क्या लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, वॉरियर कैसे लड़ते हैं, यू नो, सुपर हीरोज एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें उनको पढ़ाते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो स्लेव्स थे ना, वो slaves were required to serve their masters, okay, and they were kept away from a regular education, okay। तो उसके बाद क्या था कि जो एथेंस वुमेन थी ना, उनको भी कोई लीगल या इकोनॉमिक राइट्स नहीं थी, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे ना वो एजुकेशन से दूर रखे जाते थे। प्लस लेकिन इसमें यह था कि जो स्पार्टन्स थे ना, जैसे अगर आपने मूवी देखी होंगी 100 स्पार्टन्स वाली, तो उसमें जो गर्ल स्पार्टन्स हैं ना, तो वो जो है उस टाइम पे, ग्रीस के टाइम पे जो थी वो इंक्लूड थी स्कूलिंग के लिए, ओके। एंड उसके बाद ये था 5 सेंचुरी, जो मिडल 5 सेंचुरी से पहले का ये हाल था, ठीक है, एंशिएंट ग्रीस का एजुकेशन के मामले में। और जब मिडल 5 सेंचुरी बीसी हुआ तो उसमें क्या हुआ कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे ना, वहाँ पे एक कमर्शियल क्लास, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो या आपने यूजी में अगर हिस्ट्री पढ़ी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री
में क्या हुआ था कि एरिस्टोक्रेट्स जो थी, एक कमर्शियल क्लास थी, ठीक है, वो अराइज हो गई। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो अराइज हुई तो एक एक प्रोफेशनल एजुकेटर ग्रुप जो है वो भी राइज हुआ, जिनको उन्होंने बोला सोफिस्ट, ठीक है। और सोफिस्ट क्या होते थे, ये लोग उन्हीं को ये पढ़ाते थे, टीचिंग ग्रामर, मतलब ग्रामर पढ़ाते थे, ठीक है, लॉजिक पढ़ाते थे, रियोटैरिक पढ़ाते थे। लेकिन इसमें ये था कि ये उन्हीं लोगों को पढ़ाते थे जो उनको पैसे देते थे, ठीक है। लेकिन ये नहीं था कि तुम स्पार्टन हो तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, एथेंस हो तो तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये सबको पढ़ाते थे, जो पैसा देगा उसको पढ़ाएंगे। और ये इससे क्या हुआ कि एक सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अगर आपको पता चला होगा कि ग्रीस वगैरह में भी ट्रेडिंग वगैरह बहुत होता था। जब एरिस्टोक्रेट्स आ गए तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह होती थी, तो एजुकेशन जो थी ग्रीस में ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन इन रोम में क्या हुआ कि एंशियंट रोम में जो एजुकेशन का जो मेन एम था, वो एम था इसका, एक तो उनको पॉलिटिशियंस को प्रोड्यूस करना है और एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो इन दोनों टॉपिक को लेकर वो जो था वो एजुकेशन उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसमें भी क्या था, पैसे देकर ये पढ़ाते थे उन लोगों को, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे सोफिस्ट मेन रोल थे, एजुकेटर थे, और यहाँ पे ऑरेटर नाम का एक क्लास जो है वो अराइज हुआ। और ये ऑरेटर कौन होता था, एक वेल एजुकेटेड मैन, एक मतलब एक पब्लिक लाइफ में एक वेल एजुकेटेड मैन, जिसको हर एक सफेयर का, वही सेनेटर होगा, वही लॉयर होगा, वही टीचर होगा, वही सिविल सर्वेंट होगा, वही पॉलिटिशियन होगा। तो वो सब जो था, जो उसको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी, सब कुछ उसको आएगा, ठीक है। और उसको हर एक सफेयर में जो है वो कमांड होनी चाहिए। तो ये है एंशियंट रोम। और उसके बाद एंशियंट रोम से निकल के जब हम मिडल एजेस पे पहुंचे, तो मिडल एजेस में एजुकेशन कैसे आई। आप देखो, ग्रीस से, रोम से घूमते घूमते हम मिडल एजेस में पहुंचे, और वहां से हमने घूमते घूमते इंडिया में आना है, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि एजुकेशन इन मिडल एजेस में हुआ क्या, इसमें क्या था, यूरोपियन एजुकेशन की बात की तो यूरोपियन एजुकेशन में क्या था कि चर्च जो थे वो एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, ठीक है। और इसमें क्या था, एलिमेंट्री, पैरिश या चैंटरी या मोनेस्टिक स्कूल्स, ये 3 तरीके की जो थी वो एजुकेशन हो रही थी। और 11वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि चर्च पढ़ाई करेगी तो ऑब्वियसली जो चर्च में जो लिखा जाएगा वो गॉड के ऊपर ही लिखा जाएगा। और जो चर्च से बुक्स निकल के आ रही थी उसमें क्या था, गॉड वर्ड रिवील हुआ था, ठीक है, उस स्क्रिप्चर में। और उसमें जो स्कूल था वो स्कॉलिस्टिक मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। स्कॉलिस्टिक मतलब जहाँ पे स्कॉलर्स होंगे, ठीक है, और बड़े बड़े एनालिसिस कर रहे होंगे कि ऐसा होता है। तो वो मोस्टली जो था गॉड बेस्ड, जो इनकी जो यूरोपियन एजुकेशन थी वो गॉड बेस्ड एजुकेशन थी, ओके। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि उसके बाद हम एजुकेशन आ जाते हैं रिनाइसेंस पीरियड में। अगर आपने, फिर से मैं बोलती हूँ, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा रिनाइसेंस, जब रिनाइसेंस आया था, ओके, इटली में, तो एक जगह थी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अगर पता होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या कहानी थी। तो रिनाइसेंस आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, चीज़ें चेंज होने शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या था कि मेन प्लेस कौन था, इटली, ओके। ट्रेडिंग पॉइंट कौन था, इटली, अगर कॉन्स्टेंटिनोपल का आपको पता है तो मेन जो ट्रेडिंग एरिया था वो कहाँ था, इटली, ठीक है। तो इटली था और ये मार्क्ड सेंटर भी था, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 ही था, आप अगर एजुकेटेड हो तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, एक तो लैटिन आनी चाहिए और एक क्लासिक लिटरेचर लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ओके। और उसके बाद जैसे यूरोप में अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्कॉलिस्टिक मॉडल था या स्कॉलिस्टिक स्कूल्स थे, वैसे ही रिनाइसेंस पीरियड में कोर्ट स्कूल्स आते हैं जो एक न्यू वे ऑफ लर्निंग जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। एंड उसमें क्या था कि मोस्टली जो था ये एजुकेशन जो थी वो एलिट क्लास के लिए थी। एंड उसमें एक मेन पॉइंट था कि वो कस्टेडियंस ऑफ नॉलेज थे, ठीक है। जो मतलब समझ लो जो लोग पढ़ गए वो एलिट बन गए, और जब जो एलिट बन गए वो उनके पास क्या थी, कस्टडी थी किसकी, नॉलेज की, और वो इम्पार्ट करेंगे,
आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब रिनाइंसेंस आया उसके बाद फिर जब रिबेल हुआ या कुछ भी हुआ, एंड आफ्टर दैट एनलाइटमेंट हुआ। तो एनलाइटमेंट के बाद जो एजुकेशन थी वो 3 चीज़ों पे बेस्ड थी, इक्वालिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल रीजनिंग पर बेस्ड थी। ओके, तो इसमें यही चीज़ थी। एंड इसमें मोस्टली उनका यही था, स्कूल्स वाज टू कल्टिवेट द स्पिरिट टू रेज क्वेश्चंस अमंग स्टूडेंट्स एंड द विलिंगनेस to apply scientific and empirical methods of inquiry in understanding social reality। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से, क्योंकि इंडिया का मोस्टली वो पूछेंगे, बाहर का तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल सेंस में तुम्हें पता ही होगा कि इंडिया की एजुकेशन थी वो बहुत किस पर बेस्ड थी, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। तो रूरल एरियाज में क्या होता था कि पीपल जो थे ना, देखो ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या होता था कि 1 स्कूल 1 टीचर होता था, वो स्कीम होती थी। ठीक है, और जिस गांव में अगर कोई टीचर आता था ना तो लोग भी उसकी टीचर की भी सुनते थे और टीचर्स लोगों की सुनता था। ठीक है, और गांव के लोग जो थे वो कोशिश करते थे कि जो मास्टर होगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स जो है वो पूरी कर पाए। लेकिन आफ्टर दैट जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो ज़्यादा से ज़्यादा जो थे वो टीचर का कंट्रीब्यूशन आने शुरू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, स्कूल जो थे वो गवर्नमेंट को बिलोंग होना स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो है वो विलेजर्स पर इफेक्ट हुआ और विलेजर्स जो थे इस एक्टिविटी से एलियनेट होने शुरू हो गए। तो ऐसा ही कुछ खुलासा किया था जोसेफ डी बोना ने, जो उनकी बुक थी 1 स्कूल 1 टीचर वाला। ठीक है, तो ये 1 स्कूल 1 टीचर, एंड इसमें जो था उन्होंने यही बात की थी कि जो बेसिक एजुकेशन है वो ब्रिटिश इंडिया ने प्रोवाइड की है। एंड पहले ये था, उसके बाद लोगों की एलियनेशन होना स्टार्ट हो गई। तो लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये भी था कि एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड की जा रही थी, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड, देखो ना, जैसे जब रूरल एरिया के लोग जो थे वो पैसे वगैरह देते थे या कुछ भी चीज़ देते थे, तो जो पैसे कई बार बच भी जाते थे, जो अच्छा बच्चा कर रहा होता था तो टीचर उनको पैसे भी देते थे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते थे। तो ये एक तरह का गिव एंड टेक रिलेशन था। एंड आफ्टर दैट क्या था कि बहुत सारा जो टीचर था वो गाइड करता था स्टूडेंट को विद द वे ऑफ ज्ञान एंड सेवा एंड त्याग, ये 3 चीज़ें वो पढ़ाते थे। ठीक है, कि कैसे ज्ञान नॉलेज लेनी है, सेवा मीन्स सर्विस कैसे देनी है, या त्याग मीन्स सैक्रिफाइस कैसे करना है। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो थी वो पढ़ाई जाती थी। उसके बाद जो था कि गवर्नमेंट की अप्रोच हुई तो उन्होंने बहुत सारे टीचर्स प्रोवाइड कर दिए। एंड उसके बाद जो था कि टीचर्स के लिए कंसर्न जो है वो बढ़ने शुरू हो गया और कुछ चीज़ें जो हैं वो एब्सेंट एलिनेट होने स्टार्ट हो गई और कुछ चीज़ें जो हैं वो फार फ्लंग एरियाज तक पहुँच भी नहीं पाई। एंड आफ्टर दैट एक कोरो स्वामी करके एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले एक एटीट्यूड जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो है यूनिवर्सल फिलोसफिकल एटीट्यूड। ठीक है, हमें एक ये चीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लस हमें जो है एक वेस्टर्न डिवीजन ऑफ लाइफ को थोड़ा सा एंटीथेसिस की तरह लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपनी चीज़ों को कंजर्व करना पड़ेगा। एंड हाँ, रिलीजियस टॉलरेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस। जैसे समझ लो कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आपस में आपने कोई उनका रिलीजन इशू हुआ तो आपस में लड़ पड़े। ठीक है, या कोई भी रिलीजन ले लो, बुद्धिज़्म ले लो, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आपस में लड़ पड़े। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एक एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए कि वो सब कुछ न्यूट्रल रहे, आपस में लोग लड़े नहीं, और जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन गुरु एंड चेला वो भी एक वेल मेंटेन्ड रहना चाहिए। ठीक है, ताकि ना चेला डिसरिस्पेक्ट हो ना गुरु डिसरिस्पेक्ट हो। ठीक है, एंड इक्वालिटी ऑफ थॉट्स जो है वो एक्सचेंज होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी वो कुमारस्वामी ने पढ़ाई थी। एंड ठीक है, एंड उसके बाद वहाँ से ट्रैवल होते होते एजुकेशन का मिशन इन इंडिया हैव बीन सेट अप सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, तो उसके बाद फिर जो मॉडल था वो चेंज हुआ। एंड गांधी जी जो थे
ठीक है, गांधी जी ने एक सिस्टम बोला था कि हम Gandhi ji had advocated a system of education better known as basic education or Nai Talim. Okay, then he advocated a kind of education that would develop some children's self-reliance, commitment to non-violence, awareness, and what you can say their own rights and responsibilities and obligations in society. And after that, an important aspect of Nai Talim was the inculcation of appreciation for manual labor. Okay, देन उन्होंने ये भी चीज़ उन्होंने बोली कि यार एक नए सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया था नया तालीम. ओके, जिसमें वो नॉन वायलेंस एंड न्यूट्रल कैसे रहना है, सेल्फ रिलायंस कैसे होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे होना है, तो वो सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, लोग के अवेयर होने के बारे में बताएंगे. तो ये एक तरह का था क्या क्या कल्चरल डायमेंशंस रही हैं ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. एंड आफ्टर दैट एक हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद हमारे यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो वो आता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन. तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनना इसको, कि इसमें बहुत सारे थिंकर्स आने वाले हैं. तो ध्यान से सुनना इसको कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन फोकस ऑन बोथ द प्रोसेस. Okay, the process of education and interrelationship between education and different aspect of society. और जो chief concern था ना, the chief concern is with understanding only, okay, and the social processes and get influenced by them. The seeds of sociology of educations were laid in the writings of Plato. तो देखो, सॉक्रेट्स एंड प्लेटो के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है. तो सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव एजुकेशन का एम क्या था? उनका एम ये था कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैसे देखा जाए, या इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी जो है वो कैसे लिया जाए. ठीक है, और जो रोल ऑफ एजुकेशन थी ना, वो किसकी फाउंडेशन थी? सोशल ऑर्डर की और सपोर्टिंग द स्टेट. ओके, तो उसके बाद जब प्लेटो ने ये चीज़ बोली एंड उसके बाद एमाइल डरकाइम आ गए, तो उन्होंने ये बोला कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा नीड है कि हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच रखें टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, उसके बाद फिर जब ऐसा हुआ तो उसके बाद सोशियोलॉजी की बात की जाए तो जयराम जी ने बोला कि एजुकेशन सोशियोलॉजी तब बॉर्न हुई थी जब बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में इमिग्रेंट्स आए, जिससे क्या हो गया, बड़े सारे सोशियोलॉजी जो है वो एक जगह इकट्ठे हो गए, एक दूसरे का या बाकी सारी जगहों का जो है बिहेवियर वो लर्न किया, बहुत सारी लैंग्वेजेस और एथनिक आइडेंटिटीज़ और रिलीजन्स एफेक्चुएशंस के बारे में पता चला, और साथ में बहुत सारे उन्होंने डिफरेंट पैटर्न्स जो थे वो पढ़े एंड इस चीज़ के बारे में उन्होंने बोला. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या चीज़ देखा कि जो स्कोप है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का वो डिफाइन किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ओके, एंड प्लेस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी एंड इंटरप्ले बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी. ओके, उसके बाद मैनहम बोलते हैं कि हमें एजुकेशन सिस्टम को एज ए रियलाइज़ नहीं करना चाहिए कि हाँ जी एजुकेशन है जो हमें पढ़ना चाहिए, बल्कि ये जो है एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस होना चाहिए एक मैन और वुमेन के लिए. ठीक है, और हम एजुकेशन हम तभी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हमें पता चला कि हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं और इसका सोशियोलॉजिकल पोजीशन क्या है. ठीक है, फिर उसके बाद डरकाइम ने फोकस किया रोल ऑफ एजुकेशन का इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर. ठीक है, डरकाइम की नज़रों में जो था वो फोकस था कि एजुकेशन किस लिए होना चाहिए. अगर आप अपनी सोसाइटी को बचाना चाहते हो या प्रिजर्व करना चाहते हो या अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, वो एजुकेशन पढ़नी पड़ेगी. ओके, क्या था, डरकाइम ने जो है वो 4 एरियाज बताए थे जहाँ पे रिसर्च अप्रोप्रिएट फॉर सोशियोलॉजिस्ट. उसने पहले क्या बोला कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि करंट सोशल फैक्ट्स
ऑफ एजुकेशन कहाँ पे है और उसका सोशियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, एंड आफ्टर दैट क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल एंड कल्चरल चेंज, एंड उसके बाद कल्चरल क्रॉस कल्चरल क्या है, उसके बाद कंपैरेटिव रिसर्च क्या है एजुकेशन सिस्टम में, उनके क्या टाइप्स हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है हमने क्लासरूम में या स्कूल्स में या ऑनगोइंग कोई भी सोशल सिस्टम होगा उसको हमने कैसे जो है इन्वेस्टिगेट करना है। और जब ये सब चीज़ें बता रहे थे तो उसके बाद कैरनॉय जो था 1974 में उन्होंने ये चीज़ बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत सारी ऐसी लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ जो हैं वो टूवर्ड्स कहाँ जा रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो उसमें स्कूलिंग कैसे चेंज हुई, उसमें स्कूलिंग में ये था कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने स्कूल्स में इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे, फैक्ट्री सिस्टम कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो लोगों को सिखाएंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे, ठीक है। अपनी इकोनॉमिक और सोशल चेंज आएगा जिससे क्या होगा, कैपिटलिज्म ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट और लैटिन अमेरिका में कैसे कैसे जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हुआ। तो ये था हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, और ये हमारा यूनिट 1 सोशियोलॉजी ऑन एजुकेशन, और ये ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 1 आगे हम कंटिन्यू करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to